सेल्यूलॉइड के सितारे। एक जाने माने शायर, एक जाने माने गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15, आना अभी जाना इंतजारी है तेरी। फिल्म मुल्क, सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुन्यारा। और फिल्म थप्पड़। एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नमसा है। जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग। ऐ बेखबर। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती। इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली? उसके बड़े कारण बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है जी, बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं जी। खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है, ओहो, किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई, ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई जी। और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना जी। ये सब जो एहसास थे, ये सब जमा होते गए और एक दिन
इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ। जी जी। ये 1984 1984 का जमाना था। कितने बड़े थे आप? मैं 71 में पैदा हुआ। ओह, तब तो बहुत छोटे थे। हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था। काम क्या कर रहे थे? मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में। अच्छा। जो पान में सुपारी खाई जाती जी, जी, है, वो बड़े पैमाने पे, बड़े सरौते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी जी, थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था। क्या और बात है? आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में। जी, जी, जी। या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में। हाँ। तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस रेडियो का स्विच ऑन कर हाँ कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था, मैंने उसको कुछ घुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं। वहीं से एक गजल बज रही थी, और वो गजल थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं। क्या बात? क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीज़ा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं, शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे? हाँ। अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ। जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो। विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था। अच्छा। तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था। मैं बड़ौदा शहर में था, गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, खत्म नहीं होती। वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो वो गजल याद है? गजल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है। वो एक शेर याद है, खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना। क्या बात है? अच्छा, मीटर सेम है। जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की? हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है। क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। क्या बात है। गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है। वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।
खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है, गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है। क्यों दिया प्यार मुझे, इसकी जरूरत क्या थी, मेरी बर्बादी में शामिल तेरी हिकमत क्या थी। मेरी राहों में तो खुशबू का सफर रहता था, दिल में आबाद गुलाबों का नगर रहता था। जिंदगी खार भरी राह में लाई क्यों है, जिंदगी खार भरी राह में लाई क्यों है। ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया। तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ। असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए जी, बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप जख्मी हो गए और वो जख्म का एक दर्द है वो भर जाता है, वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है जख्म भरते ही जी। बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसिटिव बनाता रहता है। जी जी। और शायर होने के लिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। जी। तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राणी है। जी। हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था। फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, बिल्कुल। जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और ममानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता, सही बात। जितना अधिकार आपका आपके बाप के। हाँ, बिल्कुल। तो जब आप सेंसिटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहां पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसिटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है। तब मैं शायर नहीं था, लेकिन सेंसिटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस था, चल रही थी। हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था। जी। तो
ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का, जिसमें सारे दुख जमा हो रहे थे और एक दिन वो फट गया और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ जी। तो एक बुनियादी दुख चाहिए। ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा जी। निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की जी जी जी, ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया। मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ, जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का जी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसिटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीजों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं, महसूस करते हैं। वो जो खरोचें होती है, वो खरोच आपको कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो। खुद को इतना भी मत बचाया कर, क्या बात है खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, क्या बात है, शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। वाह, अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे। वाह वाह वाह। दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है जी, हम उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को। वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है, ऊंचाई तक ले जाता है कई बार। तो दर्द हीरा है दर्द मोती है, क्या बात है। दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियां होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियां, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत, नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए। नानी की मोहब्बतें याद है बताइए, कोई किस्सा बताइए नानी का। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की। क्या बात है। ओह, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एक आध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था जी जी, तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे जिंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाक़े हैं मेरे लिए, सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी। क्या बात है बहुत बढ़िया। और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी बहुत जी जी। और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से। एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था, जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
तेज थे। बहुत तेज था मैं। हाँ। तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थीं। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे। हाँ, सूरत में। जी, सूरत में। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए। मुशायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था जी। और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की। जी, शीन काफ निजाम भी आए थे इसमें। शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था। जी। अच्छा, आपको इतना डिटेल में पता है? कुंडली आपकी पता है। लेकिन हमें श्रोताओं तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली, जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीन काफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे जी, सब। और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे मुल्क में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था। हाँ। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं। जी। हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन हैं, बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे। जी। तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और 2 या 3 शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है। पब्लिक जो है, सामीन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी। और ये जो बाहर से सब शायर आए थे, इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। और उसमें जावेद प्रूफ करने का समय था। जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीन काफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूँगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे। तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावल लिखा है जो 2 जिल्दों में, 2 वॉल्यूम में है। तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ। क्या बात है ना। जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था। हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी जी। तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी
कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था, बिल्कुल, और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुनाया जाता था जी उनको। जी। तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब। तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब एकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ओहो, क्या बात है। ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे। तो हम लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था। हाँ भाई ठीक है, उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और विविध भारती में आ चुकी हैं। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी। मतलब उनकी जो अभी भी लगती है। तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है, जी, जी। है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से। वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी, नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है। और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामीन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए। क्या बात है। किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर हिम्मत नहीं करते, नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली जी जी। और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं। क्या बात है। मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्तीन का हो जाए। वाह। अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया जी जी, और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था। जी जी। उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहाँ पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया है। इरशाद इरशाद इरशाद। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरज़ू है कि आंखों में रात रह जाए। क्या बात है। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरज़ू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं। हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है जी, कि मैं इसलिए सो रहा हूँ
कि तेरे ख्वाब देख पाऊं मैं। जी, मैं जी। सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के जी। लिए। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए? थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप। एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है, एक धागे में है उलझे यूं के बुनते बुनते खुल गए। हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। टूटे ख्वाबों की है दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है लहरों में बहना क्या। हो दिल में ठाना है, खुद को फिर से पाना है, दिल के ही साथ में जाना है। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। सोचो जरा क्या थे हम है, क्या से क्या हो गए। हिजर वाली रातों की है खबरों में सो गए। हो तुम हमारे जितने थे, सच कहो क्या उतने थे, जाने दो मत कहो कितने थे।
ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था। अच्छा। तो आप बताइए अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना। जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। क्या बात है। तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले। जी। हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो जी। तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे। जी। अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी। अच्छा, ये बात तो नहीं पता थी। कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो किताब पढ़ते हैं, नावल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था जी। तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है। बाद में मुझे पता चला तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है। क्या बात है। हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन 2 तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है। बिल्कुल। और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक, भीड़ और 80 तक आया है, आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी जी। और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थी। और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे। अनुभव सिन्हा साहब वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो वो सुंदर फिल्मांकन किया। हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई उनकी देखरेख में, जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी। अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है। मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ। हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले। वो जो पहले वाले पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले। देर आए दुरुस्त आए। तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया। उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले हैं। तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कट कटा गए हैं, एक आध जो बचे हैं
उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस। नंबर पर वही लिखा हुआ हाँ, व्हाट्सएप नंबर। हाँ, तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी, और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी, जी, है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद, जी, जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें आपने गाना लिखा है? हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना। रोमांटिक फिल्म थी, तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया। बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया, और वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया। वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है। फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है। तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए। उसका म्यूजिक, मतलब उसने बहुत पैसे कमाए। फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए। ये फिल्म का नाम एक बार फिर? जिद फिल्म। उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। क्या बात है। तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके। लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। वो परेशान सा मैं अब ये कहने के लिए, तू जरूरी
एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना। फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था, और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था। ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की, वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने, ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन 2 बनाइए हमारे लिए। भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन 2 बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी। उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली जी। उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई, और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में जी। क्या बात। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला, है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये दूसरा एंथम, ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है जी। और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना। बात चल रही थी तुम बिन 2 फिल्म के गाने का भी जिक्र किया है। वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है। मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है। मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी। तो रेखा भारद्वाज भी थी उसमें। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी। तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए। क्या बात। तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, वो मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए। फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे। क्या बात है। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। क्या बात है। मुझे सिचुएशन बताई। पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बज़ाहिर मर गया है, लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बज़ाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहाँ इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
क्या बात है, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे। वाह वाह। ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। कि उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको 2 लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी। जी जी। तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना। जी जी। ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी, आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। वाह। ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी। फायज भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। क्या बात है। अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये 2 लाइन है, 2 मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है जी। और इसके ऊपर 2 लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए। क्या बात। और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए जी। तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है, रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई। क्या बात है। वाह। रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जान के निकलने की खबर ही ना हुई। वाह क्या बात है। रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जान के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे। जगते जागते एक उम्र कटे हो जैसे, जगते जागते एक उम्र कटे हो जैसे। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। रास्ते चलते हैं मगर पाँव हमें लगते हैं, हम भी इस बर्फ के मंजर में जमे लगते हैं। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे।
वक्त के पास लतीफे भी हैं मरहम क्या करूं मैं कि मेरे दिल में तेरा गम भी मेरी हर सांस तेरे नाम लिखे हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में। सेल्यूलॉइड के सितारे